नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 13 ग्रामश्री कविता का पार्ट 1। जी हाँ, इस पार्ट में आपको माइंड मैप मिलेगा, रिटन एक्सप्लेनेशन मिलेगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो फटाफट से कविता को स्टार्ट करते हैं। कविता को समझ लेते हैं एक अवधारणा मानचित्र के जरिए। तो ये जो कविता है ग्रामश्री कविता का नाम है, जिसके कवि कौन है कवि परिचय में जान लीजिए। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। क्योंकि पंत जी प्रकृति के गोद में जन्म लिए थे, इसलिए इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति से संबंधित ही लिखी हैं। 1919 में बनारस के जय नारायण हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1922 में जब इंटर में पढ़ रहे थे तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, यानी कि 7 वर्ष की आयु से गांव की पाठशाला में शिक्षा शुरू कर दी थी इन्होंने। और जो पंत जी हैं, इनकी कविताएं बहुत ही मिष्ठभाषी हैं, यानी कि हृदय प्रेमी कवि हैं ये। इनकी कविता ये जो ग्रामश्री है, इसमें शिशिर ऋतु का और वसंत ऋतु का वर्णन है। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। शिशिर ऋतु कौन सी होती है? जिसमें प्रकृति पर बुढ़ापा आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी का टाइम, जनवरी फरवरी का टाइम, दिसंबर जनवरी का टाइम, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, प्रकृति पर बुढ़ापा आ जाता है, सारे पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। दूसरी ऋतु है वसंत ऋतु, जब पेड़ों में एक नई जान आ जाती है। जी हाँ, मार्च का मौसम, मार्च और अप्रैल का, इस ऋतु का वर्णन किया है। जब आम में भोर लग जाती है, खेतों की फसलें फलने फूलने लगती हैं, चारों तरफ सरसों खिलने लगती है। तो ये 2 ऋतुओं का वर्णन आपको पता होना चाहिए, कवि ने किया है। खेतों का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि कविता के पहले अंश में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस तरह दूर दूर तक फैली हरियाली है और वो किस प्रकार कोमल लग रही है। सूर्योदय का टाइम कैसा है, और सुबह सुबह जब टाइम सूर्योदय का होता है उस टाइम पर तारे छिप जाते हैं, उसका वर्णन किया है। उसके बाद दूसरे अंश में कवि ने किसका वर्णन किया है कि जो अलसी के छोटे छोटे पौधों का वर्णन किया है, या फिर इसके अलावा खेतों में जो गेहूं की बालियां लग जाती हैं तो धरती का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसकी बात की है। तीसरे अंश में कवि ने बहुत प्रकार के फूल जो खिलते हैं, रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, उनका वर्णन किया है। उसके बाद चौथे अंश में कवि ने किसका वर्णन किया है? आम के पेड़ों के सौंदर्य का, और आम के वृक्षों पर जो भोर आ जाते हैं वो वातावरण को कितना सुंदर बना देते हैं, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। उसके बाद फल सब्जियों के फलने फूलने का वर्णन, यानी कि 5वें अंश में जब आप कविता का 5वां काव्यांश पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वसंत ऋतु में किस किस के पेड़ आंवलों से लद जाते हैं, पतली पतली डालियों पर किसके फल दिखाई देते हैं, या फिर किस ऋतु में अमरूद पककर पीले हो जाते हैं, उन पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। वो किस काव्यांश में बात की है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद गंगा तट की बालू रेत का वर्णन किया है कवि ने कि गंगा के तट पे फैली हुई जो रेत होती है वो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो सतरंगी होकर चमकने लगती हैं, तो किस तरह लगती है। और इसमें उन्होंने बगुले की एक्टिविटी बताई है, सुरखाब की एक्टिविटी बताई है, मगरोठी पक्षी की एक्टिविटी बताई है। उसके बाद लास्ट काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया? गांव में फैली हरियाली, जो सर्दी की हंसमुख गुलाबी धूप में अलसाई सी सो रही है, यानी कि जन मन को जिसने हरा भरा सुंदर कर दिया है और जिसे पूरा वातावरण जो है जिससे आकर्षित हो रहा है। तो ग्रामश्री कविता का अवधारणा मानचित्र ये था, जिसमें अब मैं आपको पहले 4 पैराग्राफ समझाऊंगी, पार्ट 2 में अगले 3 काव्यांश समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करती हूँ पहले काव्यांश से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक, तलक मतलब तक, दूर तक, ठीक है। मखमल की कोमल हरियाली, कोमल मतलब मुलायम, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि मतलब सूर्य, चांदी की सी उजली जाली, उजली मतलब उज्जवल, तिनकों के हरे हरे तन पर, तन मतलब शरीर, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, रुधिर क्या होता है? रक्त, हरित क्या होता है? हरा,
श्यामल, श्यामल क्या होता है? हरी भरी। भू क्या होती है? धरती, ठीक है। भूतल पर। झुका हुआ नभ, नभ होता है आकाश का। चिर निर्मल नील फलक, फलक क्या होता है? पट, जिसे आप कह सकते हैं। ओके। चिर निर्मल हमेशा साफ रहने वाला, चिर निर्मल ज्यादा देर तक। अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं? फैली खेतों में दूर तलक। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, और इस पे पड़ने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे चांदी की सी उजली जाली, जैसे चांदी की जाली बिछी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर, कि हरे तिनकों पर क्या है? हरे तिनकों पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल हरे तिनकों पर, घास के जो तिनके हैं उन पर हिलती ओस की बूंदे देखकर ऐसा लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरित रुधिर है ना, हरित मतलब हरा, रुधिर मतलब रक्त। ऐसा लग रहा है जैसे उनमें हरा रक्त बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल मतलब हरी भरी, भूतल मतलब धरती पर, झुका हुआ मतलब नभ का। चिर निर्मल नील फलक, नीला आकाश, नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। क्लियर? टाइम क्या है? प्रातःकाल का। सूर्योदय हो गया है, तारे छिप गए हैं, और जब तारे दिखाई नहीं दे रहे आसमान में तो हमेशा की तरह आसमान कैसा लग रहा है? साफ नजर आ रहा है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि प्रातःकाल तिनकों पर ओस की बूंदें मौजूद हैं, और ये बूंदें जब हवा से मिलती हैं तो उनका स्वाभाविक रंग ना दिखकर कौन सा रंग दिख रहा है? तिनकों की हरियाली नजर आ रही है। और इन हिलती डुलती बूंदों से तिनकों का रंग उनमें हरे रक्त के रूप में फैलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान धरती को ऐसा लग रहा है बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। ओके। अब इसमें बताइए, चांदी की सी उजली जाली, सी लगा हुआ है, कौन सा अलंकार हो गया? यस, उपमा अलंकार। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियां हैं शोभाशाली, उड़ती बीनी तलक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो गांव की सौंदर्य को देखकर कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा क्या होती है? धरती, की धरती खुशी से भर गई है, रोमांच से भर गई है, और उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए कौन आगे आ रहा है? आई जो गेहूं में बाली, जो और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई हैं, वो गोल्डन गोल्डन सी होती है ना। अरहर सनई की सोने की किंकनियां हैं शोभाशाली, अरहर और सनई ये दो पौधे हैं, तो अरहर और सनई के पौधों पर लगी जो फलियां हैं वो कैसी लग रही हैं? जैसे कोई लेडी है वो करदनी में वो बांध लेती है, एक कोई स्त्री है वो करदनी बांधती है ना जब, तो वो ऐसा उसमें करदनी में घुंघरू लगे होते हैं, तो वो घुंघरू बजते रहते हैं। तो अरहर और सनई के पौधों पर भी जो फलियां लगी हुई हैं वो करदनी में लगे घुंघरुओं की तरह सुंदर लग रही हैं। क्लियर? यानी कि धरती की एक्टिविटीज कैसी लग रही हैं वो बताया गया है। और अलसी, इसके ये बताया गया है कि पीली जो सरसों है वो वातावरण में अब कैसी लगेगी। आगे पढ़ते हैं। उड़ती बीनी तलक्त गंध, कहता है कि चारों ओर किसके फूल हैं? फूली सरसों पीली पीली सरसों के फूल हैं जिनसे तेल की गंध फैल रही है। और इसी समय क्या हो रहा है? हरित धरा से झांक रही हरी भरी धरती से नीलम की कली तीसी नीली। तीसी क्या होता है? अलसी, अलसी का पौधा होता है एक, तिलहनी पौधा। तो इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली, नीलम सी कली और नीले नीले फूल जो हैं वो निकलने लगे हैं। तो धरती पर सरसों पीले पीले फूलों से सजी नजर आ रही है। सरसों के इन फूलों से तैलीय गंध निकलकर वातावरण को सुंदर बना रही है। और तीसी के पौधे यानी कि अलसी के पौधे वो छोटे हैं, उसमें नीली कलियां आ गई हैं, और ये कलियां क्या कर रही हैं? नीलम नामक का एक रत्न होता है उसका आभास करा रही है। ऐसा लग रहा है कि नीलम रत्न पहना हुआ है। ठीक है। तो सनई और अरहर में आई फलियों को क्या कहा गया बच्चों? किंकनियां, क्योंकि हवा से हिलने पर उनसे मधुर आवाज आती है। ओके। जो मैंने आपको बोला कि कोई लेडी पहन लेती है ना अपनी करदनी में
तो घुंघरुओं की आवाज़ आती है, उसी तरह इससे आवाज़ आ रही है। स्त्री की कमर में जो बांधी जाने वाली तगड़ी तगड़ी होती है। ओके, थर्ड काव्यांश, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, शीमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल, की खेतों में रंग बिरंगे, रिलमिल क्या होता है? मिलजुल कर, है ना। तो खेतों में रंग बिरंगे फूल जो है वो खिल उठे हैं, और वही बगल के खेत में क्या हुआ है? हंस रही सखियां मटर खड़ी। ऐसा लग रहा है कि मटर रूपी सखियां जो है वो साथ साथ हंस रही हूं, क्योंकि मटर के पौधों में हरी हरी छीमियां आ गई हैं। छीमियां क्या होती हैं? फलियां आ गई हैं, जिसमें उनके बीज छिपे हुए हैं अनेक। और ऐसी छीमियों की तुलना कवि ने मखमली पेटियों से कर दी है, और ये छीमियां मखमल के समान क्या है? कोमल हैं, और बीच की लड़ियां रूपी रत्न छिपाए हुए हैं। मटर के दाने होते हैं, मटर के दाने, मटर अपने अंदर वो दाने छिपा के रखता है। तो ये छीमियां मखमल के समान तो कोमल है, लेकिन बीज की लड़ियां रूपी रत्न अपने अंदर समाये हुए हैं, छिपाए हुए हैं। ओके, आगे क्या कह रहा है? फिरती है रंग रंग की तितली, की मतलब मटर में जो वो तो हो गया, चारों ओर क्या है? रंग बिरंगे फूल हैं, जिन पे रंग बिरंगी तितलियां जो हैं वो उड़ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, कि उनको देखकर ऐसा लगता है मानो फूल ही उड़ उड़ कर वृंतों पर जा रहे हैं। वृंत क्या होता है? डंठल, मटर का जो डंठल होता है, कि फूल ही उड़ उड़ कर किस पे जा रहे हैं? वृंतों पर जा रहे हो। तो मटर के हरे भरे पौधों पर सफेद पीले बैंगनी रंगों के रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मटर के पौधे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो मटर के पौधों का सौंदर्य बताया गया इस काव्यांश में। फिर बताया कि मखमली पेटियां किसे का है? जो मटर में आई हरी हरी फलियां, उसको कह दिया मखमली पेटियां, क्योंकि वो मखमल की तरह मुलायम है और उनमें बीज रूपी रत्न छिपे हुए हैं। फिर उड़ती तितलियों को देखकर कवि को कैसा लग रहा है? कि रंग बिरंगे फूल उड़ उड़ कर एक से दूसरे वृंत पर जा रहे हैं, यानी कि डंठल पर जा रहे हैं। तो कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ इसमें? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, क्योंकि वसंत ऋतु में ही ये सारे काम होते हैं ना। प्रकृति में एक नया उल्लास वसंत ऋतु में ही आता है। नेक्स्ट काव्यांश, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत क्या होता है? चांदी, स्वर्ण होता है सोना। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, दाड़िम मतलब अनार, आलू गोभी बैंगन मूली। अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कवि वातावरण में तरह तरह की जो महक आ रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं आम के वृक्षों की जो डालियां हैं वो कैसी लग रही हैं? रजत स्वर्ण मंजरियों सी, रजत होता है चांदी और स्वर्ण होता है सोना, कि आम के वृक्षों की डालियां चांदी सोने के समान चमकने वाले भूरे से लद गई हैं। लद गई आम्र तरु की डाली, आम के पेड़ की डाली किससे लद गई? भूरे से। और वो भूरा किसके समान लग रहा है? चांदी और सोने के समान। झर रहे डाक पीपल के दल, कहता है कि ढाक और पीपल इनके वृक्षों के पत्ते झर रहे हैं, झरने लगे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और सारे वातावरण, सुंदर वातावरण को देखकर कोयल मस्त होकर गाने लगी है। महके कटहल, कहता कटहल की महक चारों ओर फैल रही है। मुकुलित जामुन, मुकुलित होता है अधखिले, अधखिले जामुन के पेड़ जो हैं और फूल जो हैं उनमें नया रंग आने लगा है। ओके, तो कह रहे हैं जामुन के फूल अभी क्या है? अधखिले हैं। फिर जंगल में झरबेरी झूली, कहता कि जो जंगल में झरबेरियों की झाड़ियां हैं वो भी बेरों से लद गई हैं। अब बचा क्या? फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। एक और यहाँ नींबू अनार आदि फूलों से लद गए हैं। आड़ू के पेड़, जो आड़ू का पेड़ है उस पर फूल आ गए हैं। नींबू अनार फूलों से भी लद गए। दूसरी ओर खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली ये सारी सब्जियां क्या हो गई? तैयार हो गई। तो इस ऋतु में कौन कौन सी सब्जियां उगती है? कटहल, गोभी, बैंगन, मूली, आलू, ये सारी ऋतुएं, ऋतुराय वसंत जब आता है तब ये सारी सब्जियां उगती हैं। और आम के वृक्षों पर भोर आती है तो ऐसी लगती है, वातावरण को ऐसा सुंदर बनाती है जैसे सुनहरी और सफ़ेद दिख रही हो, यानी कि सोने जैसी और चांदी जैसी। सारा वातावरण किससे भर होता है? खुशबू से। और ऐसी में कोयल कूक कूक कर मस्त हो जाती है। तो ये वसंत ऋतु की बात थी। तो पहले 4 काव्यांश मैंने आपको इस पार्ट 1 में समझा दिए हैं,
और पहले 3 क्वेश्चन रिटर्न में आपको दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पाठ्यपुस्तक का, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? क्योंकि गांव का प्राकृतिक वातावरण है ही इतना मनमोहक कि सबको अपनी ओर हर लेता है। ओके। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? वसंत ऋतु के मौसम के सौंदर्य का, क्योंकि इस ऋतु में पीली सरसों दिखाई देती है और कोयल कूकती है। ओके। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो जब आप आगे आगे जब काव्यांश 5वां पढ़ोगे ना, जब 6ठा पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि मरकत सा क्यों कहा गया है। तो मरकत कहता है एक हरे रंग की क्या होती है, मणि होती है, और गांव का सारा वातावरण भी हरा भरा दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसीलिए गांव का वातावरण खुला खुला और हरा भरा दिख रहा है। तो बाकी क्वेश्चन आंसर और काव्यांश आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें कविता का सार भी दिया जाएगा और साथ में दिए जाएंगे 1 लाइनर क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कविता कैसी लगी, और लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।